नमस्ते। भाषा कौशल के अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रकारों का परिचय कीजिए। भाषाई कौशल का अर्थ एवं स्वरूप यह कहा जा चुका है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रेरित करता था दूसरे के भाव अथवा विचारों को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करता है। इस परिभाषा का यदि ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो स्वतः ही यह प्रकट हो जाएगा कि भावों या विचारों को ग्रहण करने के लिए जहाँ सुनना और पढ़ना आवश्यक है, वहीं भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बोलना या लिखना आवश्यक है। अतः हमारे चार मुख्य बिंदु है क्रमशः सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना तथा वस्तुतः इनमें पारंगत होना भी भाषाई कौशल को सीखना है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि सुनना अर्थात श्रवण पढ़ना अर्थात पठन, बोलना अर्थात भाषण और लिखना अर्थात लेखन ही भाषा कौशल है। भाषाई कौशल के प्रकार हमारे शिक्षाविद इस तथ्य को भली भांति से जानते हैं कि स्कूल में विद्यार्थी बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इन सभी योग्यताओं का विकास करना भाषाई शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा शिक्षण के इन कौशलों को सही ही भाषाई कौशल कहा जाता है। भाव और विचार के ग्रहण और व्यक्त करने के आधार पर भाषाई कौशल चार प्रकार के हैं: श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषा कौशल, मौखिक के लिए अभिव्यक्ति तथा लेखन कौशल। श्रवण कौशल इसका अर्थ है सुनकर दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को ध्यान से सुनने, शुद्ध उच्चारण करने तथा सुनी हुई बातों को समझने की शिक्षा दी जाती है तथा तदर्थ आवश्यक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। पठन कौशल इसका अर्थ है पढ़कर दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना है, जिसे वाचन के कौशल भी कहते हैं। इसमें केवल पुस्तकों को पढ़ने की ही प्रेरणा नहीं दी जाती, बल्कि वस्तु की अच्छी प्रकार से पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करने की शिक्षा दी जाती। पठन भी एक कला है। पठन कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: पूर्व श्रुति ध्वनियों के स्वरलिपि व शब्दों को पढ़कर ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं। यह ज्ञान अर्जन का सशक्त और सार्थक साधन है। भाषा शिक्षण में इसका विशेष महत्व है। पठन कौशल से जहाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं आनंद की प्राप्ति भी होती है। पठन की समुचित शिक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। जबकि बच्चे लिपि चिन्हों को पहचानने लगते हैं तब उन्हें पुस्तक वाचन के लिए प्रेरित किया जाता है। भाषण कौशल मौखिक रूप से अपने भावों तथा विचारों को दूसरे तक पहुँचाना ही भाषण तथा अभिव्यक्ति कौशल कहा जाता है। इसे मौखिक कौशल भी कहा जाता है। बच्चा जन्म से ही धीरे धीरे आवाज़ उत्पन्न करने लगता है। प्रारंभ में उसका बोलना सार्थक नहीं होता, लेकिन बाद में वह सार्थक ध्वनिक समूहों को बोलना आरंभ कर देता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। शुद्ध उच्चारण बोलने की प्रेरणा उसे शिक्षक देते हैं, इसके लिए वह आवश्यक सामग्री का भी प्रयोग करता है। लेखन कौशल इसका अर्थ है लिखित रूप में अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। इस कौशल के लिए विकास का मतलब है कि बालक इस योग्य बन सके कि वह अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट कर सके। प्राइमरी स्तर से ही लेखन कौशल का शिक्षण आरंभ हो जाता है, बाद में इसका निरंतर विकास होता चला जाता है। आरंभ में बालक चौक बोर्ड पर लिखित वर्णों को अपनी कॉपी पर उतारता है। धीरे धीरे शिक्षक उसे अक्षरों और मात्राओं, शब्दों और वाक्यों को लिखना सिखाता है। फिर चारों कौशलों को हम निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं: भाषा कौशल ग्रहण अभिव्यक्ति कर, श्रवण कौशल पढ़कर, पठन कौशल बोलकर, मौलिक कौशल लिखकर, लेखन कौशल। मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का भाषा का महत्व बताइए। मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व अपनी मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान व चिंतन करने, मनन करने, शिक्षा प्राप्त करने आदि का अलग ही आनंद व प्रतिफल होता है। जिस प्रकार किसी पेड़ पौधे का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसे प्राकृतिक वातावरण के साथ खाद पानी आदि मिले। समुद्री तटों के निकट उत्पन्न होने वाले नारियल के वृक्ष पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सेब के वृक्ष समुद्रों के निकट नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि उन्हें अपने अनुकूल प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलता। जैसे एक शिशु का सर्वाधिक विकास माता के दूध से ही संभव है, वैसे ही उसका बौद्धिक विकास भी मातृभाषा से संभव है। अतः यदि हम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तब
ये सबसे पहले मातृभाषा के प्रयोग में पारंगत करना होगा। मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को निम्नलिखित विश्लेषकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के विस्तृत भूभाग पर किया जाता है। करोड़ों हिंदी भाषी विद्यार्थी जितनी स्वाभाविकता और सहजता के साथ हिंदी मातृभाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उतना अन्य किसी भाषा के द्वारा नहीं करते। इसका प्रमुख कारण यह है कि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाला बालक सबसे पहले मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा को अनुकरण कर सीखता है और उसे सीखने के साथ साथ इसके माध्यम से ही अपने भावों को प्रकट करने लगता है। वह हिंदी मातृभाषा के माध्यम से ही मन में विचार का चिंतन करता है। अतः ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी समाज के लोग हिंदी मातृभाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को पूर्णतः स्पष्टता और प्रवाहमयता के साथ प्रकट कर सकते हैं। फिर भले ही उनकी मातृभाषा के रूप में हिंदी की किसी बोली या उपबोली का प्रयोग क्यों न हो। शिक्षा प्राप्ति का आधार यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो वह सहजता के साथ सभी विषयों की प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। यही बात हिंदी मातृभाषा पर भी लागू होती है। जिन देशों, उदाहरण के लिए जापान, जर्मनी, इंग्लैंड आदि में मातृभाषा की शिक्षा प्राप्ति का माध्यम है, उन देशों के शिक्षा विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। यदि हिंदी भाषी बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी मातृभाषा को ही आधार बनाया जाए तब निश्चित रूप से वह विद्यार्थी काल में ही अपने जीवन को सफल व सार्थक बना सकता है। ज्ञान प्राप्त करने का साधन हिंदी साहित्यिक रचनाओं की भाषा भी है। इन साहित्यिक रचनाओं में जीवन के गहन अनुभव, चिंतन, मनन आदि की प्रभावशाली व स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। यदि हिंदी भाषी बालक को उनकी हिंदी मातृभाषा में रचित साहित्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएँ तभी निश्चित रूप से उसे ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके विपरीत उसे किसी अन्य भाषा के साहित्य आदि के द्वारा इतना ज्ञान नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थिति में सबसे पहले नए शब्दों व उनके अर्थ, भाषा में वाक्यों की रचना आदि का ज्ञान प्राप्त करना होगा। अतः हिंदी भाषी बालकों को हिंदी मातृभाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल, सहज और स्वाभाविक है। व्यक्तित्व के बौद्धिक विकास में आवश्यक यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। जिस बालक का अपनी मातृभाषा पर जितना अधिक अधिकार है वह अपनी मातृभाषा के शब्द भंडार से जितना अधिक परिचित होगा उतने ही अधिक उसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, विचार आदि का विकास हुआ। इस दृष्टि से मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्वतः सिद्ध है। जिस हिंदी भाषी बालक को हिंदी के शब्द भंडार, साहित्य आदि से जितना अधिक परिचित कराया जाए उतना ही अधिक उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होगा। बालक के शारीरिक विकास में सहायक, चूँकि बालक आरंभ से ही मातृभाषा की सहायता से भावों को प्रकट करने का प्रयास करता है, चूँकि अतः उसके मन में मातृभाषा के प्रति गहन लगाव होता है। मातृभाषा का प्रयोग करते समय वह स्वयं को उतना ही सहज पाता है जितना कि अपनी माता की गोद में बैठकर दूसरी ओर मातृभाषा के विचार द्वारा भाव विचारों की अभिव्यक्ति करने से उसके मन अथवा चित्त में प्रसन्नता होती है। यही प्रसन्नता बालक के शारीरिक विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। यदि हिंदी भाषी बालक को अपनी मातृभाषा हिंदी में ही विचारों का आदान प्रदान करने, शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान अर्जित करने आदि के अवसर प्रदान किए जाए तब निश्चित रूप से और प्रसन्नचित के साथ न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा बल्कि उसके शरीर का भी समुचित विकास हो सकेगा। बालक में भावनाओं का विकास करने में सहायक है। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बालक में भावनाओं का विकास मातृभाषा के माध्यम से ही होता है। बालक परिवार में रहकर अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सीखता है और फिर उसका प्रयोग करते हुए अपने परिवार व समाज के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान वह करुणा, दया, स्नेह, वात्सल्य, त्याग, परोपकार आदि जैसी भावनाओं से न केवल परिचित होता है बल्कि अपने भीतर उनका विकास भी करता है। हिंदी भाषी बालक में मातृभाषा ही तो हिंदी द्वारा ही अनेक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा में उदात्त भावनाओं पर आधारित अनेक साहित्यिक रचनाएं भी उपलब्ध हैं जिनके द्वारा बालक में मानवीय संवेदनाओं पर, जीवन मूल्यों का विकास किया जा सकता है। बालक के चारित्रिक विकास में सहायक हिंदी भाषा में अनेक महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनी आत्मकथाएं आदि उपलब्ध हैं। स्वामी विवेकानंद सहित भगत सिंह, वीर शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी आदि जैसे महापुरुषों से संबंधित जीवनी आत्मकथा आदि पढ़कर हिंदी भाषी बालक में वीरता, नैतिकता, साहस, देश प्रेम आदि जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है और उसे चरित्रवान बनाया जा सकता है। इस प्रकार मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा बालक के चारित्रिक विकास में सहायक सिद्ध हुई है। बालक में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का आधार मातृभाषा में समाज की परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्य आदि की निधि पर छिपी रहती है।
इन सामाजिक परंपराओं और साहित्यिक मूल्यों को मातृभाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। चूँकि हिंदी भाषा भी भारत की बड़े भूभागों पर मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त व्यवहृत होती है, अतः ऐसी दशा में बालकों को सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्य आदि से परिचित कराने के लिए हिंदी से बढ़कर कोई दूसरा भाषा नहीं उपयोगी नहीं है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व। भारत एक बहुभाषीय देश है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, बंगाली, असम, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल सहित संस्कृत, उर्दू व पंजाबी को विशेष स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हमारे देश में राष्ट्रभाषा की अवधारणा जन्म ले चुकी थी। तत्कालीन परिस्थितियों में भी ये भाषाएं ही देश की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त होती है। अतः यह प्रश्न उठता है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता था। उनका इतना व्यापक प्रचार किया जाता है कि पूरे राष्ट्र को राष्ट्रभाषा तो के द्वारा एकता के सूत्र बांधा जा सके। निसंदेह इनमें से केवल हिंदी व तमिल भाषा ही प्रबल दावेदार थी, क्योंकि दोनों भाषाएं अत्यंत प्राचीन शब्द भंडार से समृद्ध और तथा लोक तत्वों में को समेटे हुए हैं। दोनों ही भाषाओं का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इन दोनों भाषाओं में हिंदी भाषा का पल्ला भारी, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इसकी लिपि में वैज्ञानिकता है तथा इनमें प्रत्येक ध्वनि का लिप्यांकन करने की क्षमता है। परंतु राजनीतिक कारणों से राष्ट्रभाषा का पद खाली रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसे संघर्ष का रूप उस समय सामने आया जब राजभाषा का निर्णय लेना था। सच्चे अर्थों में हिंदी भाषा में वे समस्त गुण है जो एक राष्ट्रभाषा में अपेक्षित है। यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए तो निश्चित रूप से देश एकता के सूत्र में बंध कर दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। संविधान में वर्णित 22 मुख्य भाषाओं में से केवल हिंदी भाषा को देश की जनभाषा कहा जा सकता है। आज़ादी के लगभग 65 वर्षों बाद हिंदी सिनेमा ने अपनी कलात्मक रचनाओं के बल पर विशेष ख्याति प्राप्त की है। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हों जो देश की दूसरी भाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। अतः हिंदी भाषा सीखना अपेक्षाकृत आसान सिद्ध होता है। असली भाषी व्यक्ति को तमिल या कन्नड़ भाषा सीखने में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके शतांश से कम कठिनाई का सामना करके वह हिंदी भाषा को सीख सकता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक इस सूक्ष्म मनोभावना, संवेदना आदि को व्यक्त करने की क्षमता है। यदि यही कारण है कि लगभग पूरे भारतवर्ष की जनता की पृष्ठभूमि में उसकी वैचारिक संघर्ष आदि की जड़ों को खोजा जा सकता है। राष्ट्रभाषा में साहित्य रचना द्वारा न केवल अपनी सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाजों को सहेज कर रखा जा सकता है, बल्कि उन्हें भावी पीढ़ी तक संसाधित भी किया जा सकता है। देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, इसके वर्णों की बनावट, वर्ण व्यवस्था, उच्चारण, मात्रा, व्यवस्था आदि वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है। ऐसी स्थिति में इसे सीखना व सिखाना सहज है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को निम्नलिखित शर्तों को विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। पूरे राष्ट्र की व्यावहारिक भाषा हिंदी पूरे राष्ट्र की व्यावहारिक भाषा कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में तो यह मातृभाषा के रूप में प्रचलित ही है। इसके साथ साथ हिंदी भाषी राज्यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश में भी हिंदी भाषी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, केरल में भी इसे समझने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं कार्यों में हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। हिंदी भाषा में प्रशासनिक कार्य करना सरल रहता है, इससे इन कार्यों में तेजी आती है। अल्प शिक्षित व्यक्ति भी इस भाषा के माध्यम से सरकारी नीति योजनाओं आदि से अवगत हो रहा है तथा सरकारी व्यक्ति भी इन भाषा के माध्यम से सरकारी नीति योजनाओं आदि से अवगत हो रहा है। सरकारी कार्यों में अपनी शिकायतों आदि को भी प्रस्तुत कर रहा है। व्यापक साहित्य हिंदी साहित्य किसी भी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। इसके निर्माण में जायसी, रहीम, रस खान, आलम उस्मान आदि मुसलमान कवियों ने योगदान दिया है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नामदेव जैसे संतों ने भी अपना योगदान दिया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य पूरे भारत की आत्मा निहित है। हिंदी साहित्य संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व सर्वाधिक है। व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण आज का युग उपभोक्तावादी युग है। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या कई करोड़ है। यह विशाल जनसंख्या बाजार के रूप में देखी जा रही है। हिंदी भाषा में विज्ञापन, हिंदी फिल्मों का निर्माण, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो आदि पर हिंदी में समाचार प्रसारण आदि जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्य जो केवल हिंदी भाषा के बल पर ही चल रहे हैं। यदि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित व प्रसारित किया जाता है, निश्चित रूप से पूरे देश को एक नई शक्ति व साधन प्राप्त होंगे। विवेचन के उपरांत संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में वह समस्त विशेषताएं क्षमताएं विद्यमान है जो कि एक सशक्त राष्ट्रभाषा के
में देश की विरोधी शक्तियों शत्रु हमारा अहित कर रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरे राष्ट्र होने के बाद भी विश्व में भारत को विकसित राष्ट्रों के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त नहीं है। हिंदी भाषा को यदि राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो निश्चित रूप से पूरा देश एकता के सूत्र बनेगा। विभिन्न वर्गों की समान समस्याओं का निराकरण राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकेगा। देश की साहित्य संपदा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। देश की सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए उन्हें भावी पीढ़ी यहाँ तक हस्तांतरित किया जा सकेगा। देवनागरी लिपि की सीमाओं एवं उसके समाधान पर प्रकाश डाले। देवनागरी लिपि की सीमाएं एवं उनके समाधान। निसंदेह देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि को लिपिबद्ध करने के लिए लिपि चिन्ह उपलब्ध है। फिर भी इस लिपि का कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण इसे पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि नहीं माना जाता। यह देवनागरी लिपि की प्रमुख समस्याएं हैं। उनके समाधान के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाने वाली संस्थाओं का नाम उल्लिखित किया जा रहा है। देवनागरी लिपि में प्रथम सुधारकर्ता महादेव गोविंद नारायण। दिव्य लिपि सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य समिति पुणे द्वारा गणित लिपि सुधार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति, नागरी परिचारिणी सभा काशी द्वारा सन 1945 में नागरी लिपि में सुधार हेतु मांगे गए सुझाव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1953 में लिपि सुधार परिषद का गठन। उक्त विद्वानों समितियों के माध्यम से सदस्यों आदि ने अपने मतानुसार देवनागरी लिपि में पर्याप्त सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने नागरी लिपि को इन सीमाओं से भी रेखांकित किया जो उसे पूर्ण वैज्ञानिक लिपि से बनने से रोकती है। यहाँ वैज्ञानिक देवनागरी लिपि की प्रमुख सीमाओं और समाधान की विवेचना की जा रही है। एक लिपि चीनी के रूप में के 2 या अधिक वर्णों का प्रयोग। चूँकि हिंदी भाषा बड़े ही विस्तृत भूभाग पर बोली जाती है, इसी कारण इसके वर्णों की बनावट में अनेक रूपता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अ स्वर के लिए कई बार प्र न वर्ण के लिए रा का प्रयोग किया जाता है। इससे इसकी वर्णमाला में एक समरूपता भाव हो जाता है और वह वैज्ञानिक लिपि बन जाती है। समाधान। वर्तमान में देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला व प्रत्येक वर्ण का मानक रूप निर्धारित कर दिया गया है। अतः इस लिपि में एकरूपता आने वाली लगती है। अतः हिंदी शिक्षण को प्रत्येक वर्ण को मानक का रूप का ज्ञान होना चाहिए तथा उससे उनके मानक रूप से ही विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि के प्रमुख स्वरूप विकास का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि का स्वरूप। देवनागरी लिपि भारत की सर्वप्रमुख लिपि है। भारत संविधान में इसे राजलिपि का पद प्राप्त है। हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा उपभाषा संस्कृत का संपूर्ण वाङ्मय, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का साहित्य देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। हिंदी भाषा के स्वरूप निर्धारण की भांति देवनागरी लिपि के स्वरूप निर्धारण हेतु इसके उद्भव एवं नामकरण का विवेचन आवश्यक है। 1950 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक भारत की जिस लिपि का प्रयोग होता रहा उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। यह उत्तरी ब्राह्मण और दक्षिण ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का प्रचार विंध्याचल के उत्तर में हुआ और दक्षिण ब्राह्मी का उत्तर भारत के कालांतर में उत्तरी भारत में 4 लिपियाँ विकसित हुई है। गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि को लिपिबद्ध भी किया जाता है। उत्तरी भारत में इसका प्रचार 9वीं शताब्दी के मध्य अंत में प्राप्त होता है। मूल रूप से यह लिपि उत्तरी लिपि है, लेकिन इसके प्राचीन अभिलेख 8वीं शताब्दी में से 16वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत में भी पाए जाते हैं। दक्षिण में इसको नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नागरी की पूर्व शाखा से बांग्ला नामक लिपि का विकास हुआ और पश्चिम शाखा से मराठी, गुजराती व राजस्थानी का। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इस लिपि का प्रयोग किया गया, अतः इसका नाम नागरी या देवनागरी पड़ गया। लेकिन यह मान्यता विद्वानों को स्वीकार नहीं। एक भी ऐसा साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ जो इस मान्यता की पुष्टि कर सके। ऐसी स्थिति में नामकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों का विचार है कि देववाणी संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ गया। इस मत में नागरी शब्द की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, भले ही देव शब्द की औचित्य को स्वीकार कर लिया जाए। एक अन्य विचार के अनुसार यह लिपि आरंभ में
विशेष नगरों में प्रचलित है। नगर की लिपि होने के कारण इसका नाम नागरी लिपि रखा गया, परंतु यह नामकरण भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसकी पुष्टि के लिए हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। एक अन्य विचार के अनुसार मध्य युग में नागर नाम की स्थापत्य शैली थी। इस शैली में चतुर्भुजी आकृति होती थी। इसी प्रकार दो अन्य शैली थी, द्रविड़ और वेसर। द्रविड़ शैली का आकृति अष्टभुजी या सप्तभुजी होती थी, लेकिन विष्णुनगर की वृत्ताकार होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों की विविधता है, तो इसे नागरी लिपि कहा गया, लेकिन यह मत ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव के कारण मान्य नहीं। उपयुक्त विचारों और मतों का विवेचन करने के पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने यह निष्कर्ष किया कि इस लिपि के लिए देवनागरी या नागरी नाम पड़ने के पीछे कोई निश्चित कारण सामने नहीं आया। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी स्वीकार किया कि नागरी नाम की उत्पत्ति का अभी तक निश्चित नहीं हो सका। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कहा कि नागरी नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अनिर्णित है। नागरी का विकास इतना ही तो निश्चित है कि नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 9वीं शताब्दी से लेकर अब तक नागरी लिपि के विकास के बारे में कोई कार्य प्रकाश में नहीं आया। इतना निश्चित है कि नागरी लिपि का उद्भव कुटिल लिपि से हुआ। इस लिपि का उद्भव भले ही उत्तरी भारत में हुआ, लेकिन इसके प्राचीनतम नमूने प्रस्तुत करने वाले अभिलेख दक्षिण भारत में भी मिले हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि देवनागरी लिपि अपने प्रारंभिक काल में ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक प्रचलित हो गई थी। इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के गुर्जर वंशी राजा भट्ट के दानपत्र में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी शैली की प्राचीनतम लिपि है। इस पर राजा भट्ट के हस्ताक्षर भी नागरी लिपि में देखे जा सकते हैं। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इस लिपि का प्रचार और प्रसार किया। राष्ट्रकूट नरेश तथा राजा दंतध्रुव का रामनगढ़ से 775 ईस्वी का एक दानपत्र प्राप्त हुआ, जो नागरी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद तो लगभग सभी राष्ट्रकूट नरेशों ने अपने अपने दानपत्रों में नागरी लिपि का ही प्रयोग किया। इधर देवगिरी के यादवों और विजयनगर के राजगारों के दानपत्रों में भी इस लिपि का प्रयोग किया गया। दक्षिण भारत में यह लिपि नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी और संस्कृत के सभी ग्रंथ इस लिपि में लिखे जाते थे। महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध नाम दिया गया। बालबोध लिपि के असंख्य वर्ण अब देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं। वस्तुतः नंदी नागरी के समान उत्तर भारत में नागरी लिपि का प्रचार प्रसार भी व्यापक स्तर पर होता रहा। इसकी 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के कुहेल वंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, राधप्रदेश के महई वंशी राजा, कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी तथा कलचरी राजाओं में यह लिपि अत्यधिक लोकप्रिय बनी रही। वस्तुतः 1000 ईस्वी के आसपास देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ चुका था। इसका एक सबल प्रमाण यह है कि कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र प्रथम के दिवगवा दोअली के 898 ईस्वी के दानपत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। लेकिन इससे यह भी स्वीकार करना होगा कि 10वीं शताब्दी की उत्तर भारत की देवनागरी लिपि में कुटिल लिपि का प्रभाव पड़ने लगा था। 10वीं शताब्दी की देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक नागरी के अनेक वर्णों से सर्वथा भिन्न है। यही नहीं, उनके अनेक वर्ण पुरानी कुटिल लिपि के वर्णों से मिलते जुलते थे। उदाहरण के रूप में देवनागरी लिपि अ, आ, ध, म, श की शीरो शिखाएँ कुटिल लिपि के इन वर्णों के समान 2 भागों में विभक्त थी, परंतु 11वीं शताब्दी तक आते आते इन सभी वर्णों की शीरो रेखाएँ मिलकर एक हो गई। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी लिपि के अधिक निकट है। 12वीं शताब्दी के बाद तो इसका वर्तमान रूप लगभग अस्थिर हो गया, लेकिन ई से और ध में अभी भी कुछ पुरानापन देखा जा सकता है। विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज की नागरी लिपि 10वीं शताब्दी की प्राचीन नागरी का भी विकसित रूप है। जिस प्रकार संस्कृत में हिंदी का विकास हुआ, उसी प्रकार ब्राह्मी से नागरी का विकास हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड, हेनरी स्वीट, J.R. कर्च और डेनियल जोन्स आदि ने इस लिपि की अत्यधिक सराहना की है। इस लिपि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्णमाला की पूर्णता। वस्तुतः देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि में जहाँ कुल 64 लिपि चिन्ह है, वहाँ देवनागरी में केवल 52 लिपि चिन्ह हैं। लिपि चिन्हों की यह संख्या संसार की अन्य भाषाओं और लिपियों से अधिक है। अंग्रेजी में यदि कुल 26 लिपि चिन्ह है, जो वर्तमान भाषा में 29 है। देवनागरी लिपि की बड़ी संख्या सभी ध्वनियों को लिखित में सक्षम है। क्रमबद्धता। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध है। इसमें स्वरों और
अक्षरों की संख्या 14 और सभी व्यंजनों की संख्या 35 3 संयुक्त व्यंजन है। कुछ अन्य व्यंजन को 3 संयुक्त व्यंजन 4 6 11 और कुछ अन्य व्यंजन ड ढ क घ ग फ इस लिपि में समाहित कर लिए गए। लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण लिपि देवनागरी लिपि वर्णमाला का वर्गीकरण भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसे पूर्णतः दो भागों में विभक्त स्वर और व्यंजन गतिशीलता। नागरी लिपि अत्यधिक गत्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें इस वर्णात्मकता यह लिपि वर्णात्मक है। इसमें वर्गों का उच्चारण और लेखन समान है, लेकिन फारसी और रोमन में यह है अनुकूलित देखने को नहीं मिलती। प्रत्येक स्वर्णिम के लिए अलग लिपि चिन्ह। नागरी लिपि में प्रत्येक स्वर्णिम के लिए अलग लिपि चिन्ह है। स्वर की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं विद्यमान। इस लिपि में केवल अ को छोड़कर सभी स्वरों की हर्ष और दीर्घ मात्रा विद्यमान है और उनका स्वरों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। वर्णों की लिखावट कलात्मक सुंदर और सुसंगठित। इस लिपि में वर्ण अत्यंत कलात्मक सुंदर और सुसंगठित दिखने ढंग से लिखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण देवनागरी लिपि में यदि वर्ण लिखा जाता है तो उसका उच्चारण आवश्यक है, परंतु रोमन लिपि में कुछ वर्ण लिखे जाते हैं पर उनका उच्चारण नहीं होता है। ऐसे वर्णों को साइलेंट कहते हैं। जैसे नए फिनाई दोनों में शब्द और GH मौन वर्ण है। वर्णों का उच्चारण निश्चित। नागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण निश्चित है। व्यंजन की अक्षारिकता। नागरी लिपि के सभी व्यंजनों के साथ स्वर अ का उच्चारण होता है। यह गुण व्यंजनों की अक्षारिकता कहलाता है। यथा च च अ फल जमा त जमा आदि। इसमें समय की बचत होती है। रोमन में यह गुण नहीं है, केवल जैसे कमला आदि। भाषा की प्रकृति में विशेषताओं का परिचय दीजिए। भाषा की प्रकृति में भाषा की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ध्वनि शब्द और वाक्य रचना संबंधित व्यवस्थाएं आती है। इसका क्रमिक विकास हुआ है। इसका विकास में हम भाषा की प्रकृति और विशेषताओं को देख सकते हैं। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है और यह एक परंपरा में विकसित होती है। इसका निर्माण कोई व्यक्ति नहीं करता, तो समाज में इसमें होता है अपना स्वरूप ग्रहण करती है। इसकी प्रकृति और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। भाषा वाक ध्वनि प्रधान ध्वनि समष्टि है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना। इसका सामान्य अर्थ हुआ जो बोली जाती है, परंतु यह भाषा का व्यापक अर्थ है। वस्तुतः भाषा मनुष्य के ध्वनि स्वर अवयवों से निश्चित ध्वनि समूह है। इतना ही नहीं, ये ध्वनि सार्थक भी होनी चाहिए, इससे इसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा कि भाषा निश्चित प्रत्यय की फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत हुआ सार्थक ध्वनि समष्टि जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। भाषा एक व्यवस्था। किसी भाषा के संबंध में विचार करने पर हम देखते हैं कि भाषा में एक व्यवस्था होती है, एक संगठन होता है, इसके कुछ अपने नियम होते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी की वाक्य व्यवस्था को देखिए। राम आम खाता है, राम ईट से मैंगो। हिंदी के वाक्य में शब्दों का वर्ग कर्म कर्ता और क्रिया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में कर्म शब्दों का क्रम बदल गया। वहाँ कर्ता के बाद पहले क्रिया का प्रयोग हो रहा है और बाद में कर्म का। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। ऊपर के वाक्यों में यह स्पष्ट हो गया है कि भाषा में वाक्य शब्दों से बने हैं। ये शब्द क्या है? उदाहरणार्थ हम कहते हैं पानी लाओ, और पानी क्या है? पानी वह ध्वनि समूह है जिसके उच्चारण करने पर पानी नामक द्रव्य का चित्रण हिंदी बोलने वाले की आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है और सुनने वाले उसे सुनकर समझकर पानी द्रव्य ला देता है। अतः शब्द वह विध्वनात्मक प्रतीक है और प्रयोगों के द्वारा ये प्रतीक उस भाषाई समूह में सहज ही बोधगम्य हो जाते हैं। भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। बच्चा अपने परिवार के परिवेश में भाषा सीखता है और अपने विचारों को प्रयोग करने की इच्छा से उसे समाज के साथ स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। करने की पत्रावली की भाषा निबंध की शैली से भिन्न हो जाती है। अतः सामाजिक परिस्थितियाँ भाषा के स्वरूप को निर्धारित करती है और उसमें परिवर्तन लाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। कोई भी बच्चा जन्म से भाषा सीखकर पैदा नहीं होता। यह बालक जिस देश में जिस परिवार में पैदा होता है इस भाषा की सुनता और वह धीरे धीरे सीखने और समझने लगता है। और भर्तृहरि के अनुसार भाषा शिक्षण में मनुष्य की 3 पीढ़ियाँ प्रत्येक रूप से संबंध होती हैं। उत्तर वृत्ति, मध्य वृत्ति और बालक। अतः स्पष्ट है कि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं होता बल्कि अर्जित संपत्ति। जिस तरह के वातावरण में किसी बालक को रखा जाता है वह उसी प्रकार की भाषा बोलने लगता है। भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु अनुकरण मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। भाषा सीखने में भी मनुष्य इसी गुणों का उपयोग करता है। समान आयु के बालक को उनके न मिलने पर बालक
बालक भी भाषा पिछड़ जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को बोलने के लिए अवसर प्रदान करने अत्यंत आवश्यक है, जिसमें उनके भाषा विकास शिथिल न हो। साथ ही उनके सम्मुख प्रस्तुत उच्चारित भाषा का हमारा उच्चारण ऐसा हो जो कि अनुकरणीय हो। भाषा समाज की सापेक्षिक प्रक्रिया। भाषा के जन्म के लिए, उसके विकास के लिए और प्रयोग के लिए समाज की आवश्यकता होती है। अतः प्रारंभ से लेकर अंत तक भाषा समाज पर निर्भर है। भाषा के सहारे व्यक्ति समाज से जुड़ता और जुड़ने की इस प्रक्रिया को सामाजिक बनता चला जाता है। भाषा से मनुष्य के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास और निर्माण होता चला जाता है। सामाजिक स्तर पर विचारों के विनिमय में व्यक्ति जितना कुशल होता है, उनमें उतनी ही अधिक सामाजिक दक्षता मानी जाती है। वाणिज्य, व्यापार से लेकर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक रंगमंच सर्वत्र भाषा का चमत्कार देखा जा सकता है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता का प्रमुख गुण है। कोई व्यक्ति 100% अनुकरण नहीं कर सकता। और कुछ दशक पूर्व लिखे गए विधेयकों और कार्यों की यदि आज की साहित्य की भाषा में तुलना करें तो हम इन परिवर्तनों का सहज अनुमान लगा सकते हैं। भाषा का मानक रूप होता है। हालांकि यह सत्य कि भाषा में निरंतर परिवर्तन आती रहती, परंतु भाषा के विषय में यह बात भी उतनी ही सत्य है कि प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा शिक्षक के नाते हमें भी शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा के इस मानक रूप की ओर आकर्षित करना चाहिए। अन्यथा भाषा में इतनी अधिक विकृति आ जा सकती है कि उनको समझना भी ही असंभव हो जाएगा। मात्र इसका इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि भाषा था उसके लिए भी दोनों के ही मानक रूप का प्रयोग ग्राह्य तथा अपेक्षित है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा नदी के जल के समान प्रवाहमय है, तो इसका कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता। जिन भाषाओं को व्याकरण के नियमों में बांधकर बहुत अधिक नियमित करने का प्रयत्न किया जाता है न, वो केवल साहित्यिक भाषा के रूप में ही जीवित रह पाती है। संस्कृत भारत की भाषा भी पाणिनि के व्याकरण से नियमित होने के बाद बोलचाल के क्षेत्र में सीमित होती चली गई। बोलचाल की भाषा कभी कथावत नहीं रह जा सकती। उसकी अभिव्यक्ति के रूप और प्रक्रम बदलते रहते। जीवित भाषा की यह पहचान है। भाषा के प्रकार बताइए। भाषा के प्रकार प्रकृति केवल मनुष्य को ही भाषा का वरदान दिया है। पशु पक्षी आदि प्राणी अपनी बात को उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते और हम शारीरिक अथवा ध्वनिगत चेष्टाओं से ही उनकी इच्छाओं का अनुमान करते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके भावनाभाव को हम पूरी तरह समझ गए हैं। प्रकृति ने मनुष्य को भाषा का वरदान देकर उसे अपनी बात, अपने विचार और अपने मनोभाव पूरी तरह व्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। भाषा रूपी इस वरदान मनुष्य के लिए जो कार्य करता है वह भाषा की प्रक्रिया कहलाती है। लिखित अभिव्यक्ति। भाषा मनुष्य के संवेगों, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव एवं विचार बाह्य जगत के साथ अंतःक्रिया करने पर अपने आप स्फूर्ति और व्यक्त होते हैं तथा आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति की मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करती है। आइए संवेगात्मक तो भाव और विचारजन्य अभिव्यक्ति पर अलग अलग विचार करें। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का महत्व समझने से पहले यह ज्ञान जान लेना आवश्यक है कि संवेग क्या है और भाषा इसके विकास और नियंत्रण में कैसे सहायक होती है। भाषा भी बालक जन्म से कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप बाह्य परिस्थितियों के प्रति अपनी कोई न कोई प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। विद्यार्थियों को विधिवत परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के भी आप उसी दिशा में उसका संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे वीरों की कहानियाँ भी सुनाई जा सकती है जिन्होंने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करके यश प्राप्त किया। भावात्मक अभिव्यक्ति। यह कहना सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि भाषा का प्रथम स्फुरण भावावेश के कारण ही हुआ है, चिंतन और विचार के कारण नहीं आदि। मानव की क्रियाकलाप बहुत ही कुछ उसकी रागात्मक प्रवृत्तियों पर या भावों पर भी आधारित रहे होंगे। हम भावनात्मक ऑर्डेन और रिचर्ड्स ने भावना और विचारों के आधार पर भाषा को दो भेद किए हैं, भावात्मक और प्रतीकात्मक। हम भावात्मक साहित्य के माध्यम से भाववालों को महापुरुषों के नैतिक जीवन चरित्र से नैतिक आचरण से प्रेरणा देने वाले चित्रों, चलचित्र और दृष्टांतों से परिचित करा सकते हैं। स्वच्छता, साहित्य बोलना, सत्य बोलना, ईमानदारी आदि सूक्त आचरण करने वाले बालक की प्रशंसा कक्षा में, प्रार्थना सभा में अथवा स्कूल पत्रिका में प्रकाशित करके हम बच्चों में नैतिकता गुणों का विकास कर सकते हैं। कहना न होगा कि ये सब गतिविधि भाषा के माध्यम से ही संभव है। वैचारिक अभिव्यक्ति। पशु अपनी आंतरिक प्रेरणा से बिना परिणाम सोचे काम करते हैं, परंतु मनुष्य कार्य का परिणाम सोचकर करता है। मनुष्य के लिए उसकी चिंतन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस शक्ति से वो अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता है। बालक को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। सामाजिक और वैचारिक नियमन।
भाषा का अर्थ केवल विचार का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि भाषा सामाजिक और वैचारिक नियमन का एक साधन है। हम भाषा का प्रयोग दूसरे के विचार को नियंत्रित करने, अपने प्रभाव को अपना अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बर्नस्टीन व उनके साथियों ने बच्चे की सामाजिक प्रक्रिया के संबंध में माता पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है और उन्होंने बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका एक उदाहरण है कि यदि कोई माता यह देखती है कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से चुपके से कोई चीज़ उठा ली है तो वह भाषा की शक्ति का विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकती है और बच्चे के मन पर उनमें से प्रत्येक का भाषा की शक्ति के बारे में अलग अलग प्रभाव होगा। उदाहरण तो वह कह सकते हैं कि तुम्हें उस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए तो जो तुम्हारी नहीं वस्तु के स्वामित्व के आधार पर निषेध के माध्यम से नियमन तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी माँ को बहुत बड़ा दुख पहुँचा है। संवेगात्मक दबाव के माध्यम से नियमन यह उचित नहीं। नैतिक की बोध के दौरान नियमन इस प्रकार की अकेली घटना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं किंतु पुनरावृत्ति और प्रवृत्ति के माध्यम से नियामक व्यवहार के रूप में बच्चे को व्यवहार नियंत्रण के रूप में भाषा की भूमिका का बोध कराते हैं। आगे चलकर बच्चा भी भाषा की इस भूमिका की बोध का प्रयोग अपने समूह और बड़े भाई बहनों के व्यवहार का नियमन करने में करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। निसंदेह भाषा और संस्कृति में गहरा संबंध है। भाषा को एक सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है परंतु भाषा संस्कृति का एक तत्व मात्र नहीं बल्कि यह समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है। अतः इस कारण भी भाषा को समाज की विशेषताओं के माध्यम के लिए उस समाज की परिभाषा का अध्ययन आवश्यक है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के शब्दों में भाषा की क्रिया ही प्रत्येक समुदाय के निर्माण का आधार है। भाषा सामाजिक क्रियाओं को समझाने में सर्वाधिक प्रतिशत अंतर्निहित दृष्टि प्रदान करती है और उसको समापन कराने में महत्वपूर्ण योग भी देती है। किसी भी मानव समुदाय को भली बात इस परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना चाहिए। यदि आप किसी समुदाय के जीवन पद्धति और उसके ऐतिहासिक उद्गम का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना होगा। सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता के तत्व निहित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता के साथ उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता आवश्यक नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में सृजनात्मकता दिखा सकता है। जो अलग प्रदत्त परिस्थितियों के आधार पर कुछ आगे की ओर चिंतन करता है वह अपने कार्य शैली में अपनी सृजनात्मकता दिखा दे। को जो बालक प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर कुछ आगे की ओर चिंतन करता है वह अपने कार्य तथा कार्य शैली में अपनी सृजनात्मकता दिखाता है। लिखित रचना का श्रेष्ठ कुछ रूप सृजनात्मक रचनाओं में मिलता है। इसके लेखन की मौलिक चिंतन कल्पना शक्ति और भाषा के संयोजन की क्षमता का परिचय प्राप्त होता है। उत्कृष्ट ललित साहित्य जैसे कविता कथा काव्य कहानी निबंध नाटक आदि द्वारा मानव आंतरिक प्रसन्नता और तृप्ति का अनुभव करता है। सृजनात्मक लेखन का अभिप्राय विद्यार्थियों को कहानीकार अथवा नाटककार अथवा कवि बनाना नहीं है। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक तत्व से अभिप्राय है बच्चों में चिंतन शक्ति और सृजनात्मक कल्पनाओं का विकास तथा उनके संवेगों और भावों को एक स्वच्छ समाज उपयोगी दिशा में परिवर्तित करके संतोष और गौरव की अनुभूति कराना। इससे बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। यही भाषा का वास्तविक कार्य अर्थात मनुष्य को मनुष्य बनाना क्योंकि भाषा का वरदान मनुष्य को ही प्राप्त है। मातृभाषा के शिक्षण के सूत्रों का परिचय दीजिए। मातृभाषा शिक्षण से समान सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया। शिक्षा के दौरान इन सूत्रों के प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सरल सुगम स्पष्ट और रोचक बना सकते हैं। ये शिक्षण सूत्र निम्नलिखित सरलता से ज्ञात से अज्ञात की उसका बालकों को जो ज्ञान प्राप्त है उस पर नए ज्ञान की नींव रखी जाए। जो बालक कुछ जानते हैं उनको आधार बनाकर वह सिखाना चीज़ें वो नहीं जानती है। तो शिक्षक को सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे शाहजहाँ के बारे में पढ़ते समय ताजमहल से शुरू करना चाहिए क्योंकि ताजमहल ज्ञात है और शाहजहाँ अपेक्षाकृत ज्ञात है। ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध जो स्पष्ट हो जाने के बाद ही बालक की रुचि जागृत हो जाती है। सरल से जटिल की ओर इसमें स्पष्ट रूप से संकेत है कि बालक को पहले सरल ज्ञान देना चाहिए फिर जटिल का, जिससे समझना बात सामान्यतः बालक के लिए कठिन होता है। इसका मतलब यह है कि बालक को पहले वह सिखाया जाना चाहिए जो सरलता से सीख सके।
यह सरल का अर्थ है बालक की दृष्टि से सरल। शिक्षक अधिकतर इस बात की ध्यान नहीं दे रखते हैं कि वे अपनी दृष्टि से सरल और कठिन न करते किसी विषय को मोटी बातों को बालक के लिए सरल होती है। विस्तार से दिया हुआ ज्ञान का कठिन होती है। उदाहरण के लिए महाभारत की घटनाओं का ज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में देना सरल होगा, परंतु पूरे ग्रंथ के रूप में समग्र जानकारी कठिन और दूर होगी। सरल से जटिल के सूत्र द्वारा बालक एक के बाद दूसरी बात सीखने को सरलता से तैयार हो जाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि पहले अपने पाठ्यक्रम को इस तरह विभाजित करे कि सरलता जटिलता के आधार पर बालक क्रमिक रूप से ज्ञान प्राप्त करता चले। उदाहरणार्थ पहले भाषा के सरल भाषिक रूप को बाद में जो मूर्ति से अमूर्त की ओर। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वह कम उम्र में ही सूक्ष्म और अमूर्त को समझ सके। केवल दृश्यमान वस्तुओं को द्वारा ही उसमें सूक्ष्म को समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है, परंतु इस शक्ति के विकास के लिए हमें मूर्ति से अमूर्त के सूत्र को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए दोस्ती संकल्पना को समझाने के लिए पहले हमें उस मूर्त दोस्त से परिचित होकर कराएं, पर बालक को अत्यधिक समय तक मूर्त पर अटकाए रखना उचित नहीं। पूर्ण से अंश की और सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उससे पहले पूर्ण रूप से सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाता है। यह सूत्र क्या है? स्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पहले पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर उसके अंशों को या अंगों का। भाषा विकास में भी बालक वाक्यों को एक इकाई के रूप में सीखता है और उसके अलग अलग अंशों पर ध्यान बाद में देता है, पर ध्यान देना है कि पूर्ण का ज्ञान जटिल न हो। इस दृष्टि से वाक्यों को पूर्ण इकाई माना जाए, न कि पूरे अनुच्छेद को। विशेष से सामान्य की ओर बालक को विशेष ज्ञान है सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पहले भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाए और फिर उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाए। गुलाब एक प्रकार का फूल है, पर गेंदा, चंपा, चमेली आदि फूलों के अन्य प्रकार है। सबसे पहले हम एक फूल विशेष से परिचित कराएं, फिर बताएं कि इस प्रकार के सभी वस्तुएं फूल कहलाती है। आगमन से निगमन की ओर। इसी सूत्र के अनुसार उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाए। मतलब शिक्षक इस सूत्र का उपयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण में कर सकता है। व्याकरण के पाठ में उसका उपयोग इस प्रकार हो सकता है। विभिन्न वाक्य लेकर उसमें नाम बताने वाले शब्दों को छाँटने के लिए कहा जाए। फिर यह पूछा जाए कि यह नाम किस प्रकार का है, क्या यह किसी व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है या किसी वस्तु का। तब बताया जा सकता है कि किस प्रकार के सभी नाम ज्ञात संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार विशेषण आदि को छाँटने के लिए कहा जा सकता है। सूत्र के अनुसार उच्चारण से बालकों की रुचि जागृत रहती है। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के पश्चात उसे आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूत्र के उपयोग से शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परंतु उसकी यह मेहनत बेकार नहीं हो जाती, क्योंकि इस सूत्र के अनुप्रयोग से विद्यार्थी का अधिगम स्थायी और सार्थक हो जाता है। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य पहले कहा जा चुका है कि मातृभाषा मनुष्य के जीवन के तमाम क्रियाकलापों के संचार की भाषा है। इसके उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य भी व्यापक है। सुनकर, समझकर, बोलने, पढ़ने और लिखने की योग्यता प्रदान करना मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। उन उद्देश्यों का निर्धारित विद्यार्थियों में मातृभाषा हिंदी विधा के शिक्षण के पश्चात अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। कौशल शिक्षण के उद्देश्य सुनकर ग्रंथ ग्रहण करने की योग्यता का विकास, श्रुति सामग्री अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास, पठन सामग्री अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, बोलकर मौखिक अभिव्यक्ति अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप, वार्तालाप, भाषण, प्रवचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि। आदेश निर्देश अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, मौखिक व्यक्ति के कौशल के विकास से विद्यार्थी के निम्नलिखित अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो सके। विद्यार्थी श्रुति लावण्य में उच्चारण, प्रसंगानुसार गतियों और प्रभाव के साथ बोल सके। विद्यार्थी प्रसंगानुसार उपयुक्त शब्दों, मुहावरों, शब्दों का चयन कर उसका शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी शब्दों, वाक्यांशों, रचनाओं वाले वाक्यों के पठन कर उनका प्रसंग का अनुकूल उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रसंग के अनुसार अभीष्ट सामग्री प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी विषय सामग्री का
यथावश्यक संप्रेषण विस्तार कर सकेंगे। विद्यार्थी शिष्टाचार का पालन एवं उपयुक्त शैली का चयन करते हुए उचित भावना के साथ बोल सकेंगे। लिखकर अभिव्यक्ति के विकास के योग्य अभिव्यक्ति का विकास, लिखित अभिव्यक्ति के रूप अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्वों का विज्ञान, ध्वनि, शब्द भंडार, वाक्य रचना, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, विविध साहित्यिक विधाओं का ज्ञान, साहित्यिक विधाएं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान, मौखिक, लिखित, अपेक्षाकृत, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, केंद्रीय साहित्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, सौंदर्य संबोधिक बोधात्मक उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, सृजनात्मक उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अभिरुचात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित सद्वृत्तियाँ, अभिरुचात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। मातृभाषा का शिक्षण के समान सिद्धांत कौन कौन से? मातृभाषा शिक्षण के समान जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है कि भाषा शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास में अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषा अध्यापक भाषा का शिक्षण करते समय यह ध्यान रखें कि भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण कर रहा है। यह वह भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करे तो शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सामान्य सिद्धांत लिखित है। रुचि जागृत करने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री से की उद्योन्मुखता का सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाली। मातृभाषा शिक्षण का महत्व। मातृभाषा शिक्षण के जीवन के समस्त क्रियाकलापों के संचार की भाषा है तथा समाज और विज्ञान का प्रधान साधन है, तभी शिक्षण की दृष्टि से इसका महत्व संदिग्ध है। मातृभाषा शिक्षण के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को मुख्य बिंदुओं तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। विचार विनिमय का प्रमुख साधन मातृभाषा शिक्षण, स्कूल जीवन की आधारशिला, ज्ञान अर्जन का श्रेष्ठ साधन, मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक। महात्मा गांधी लिखते हैं, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक जितनी कि दूसरे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध शारीरिक विकास में सहायक। W. बर्न्स ने लिखा है, यह मातृभाषा का उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का स्रोत, रुचि व अनुभूतियों का निर्देश। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई वह उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है जो ईश्वर के निकट पहुँचाती है। सामाजिक विज्ञान विकास में सहायक, भावात्मक विकास में सहायक। महात्मा गांधी लिखते हैं, मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। कॉलेज ने लिखा है, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, वह सांस्कृतिक विकास में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक। सिम्पसन लिखते हैं, स्पष्ट शब्दों के एवं साधारण अर्थों में अंग्रेजी मातृभाषा शिक्षण विषय है ही नहीं, वह तो पूरे जीवन का आधार है। उसे शिक्षण विषय करने की अपेक्षा जीवन का आधार ही करना चाहिए। अन्य विद्वान लिखते, मातृभाषा का सफल शिक्षण संपूर्ण शिक्षा का मुख्य आधार है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक। भारतेंदु हरिश्चंद्र देश विदेशी भाषा अंग्रेजी के मुँह को त्यागने के लिए कहा है। अंग्रेजी पढ़ के जब भी सब विषय हो तो प्रवीण पैनिज भाषा ज्ञान के रहस्यहीन के हैं। मातृभाषा शिक्षण क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डाली। मातृभाषा शिक्षण अर्थ और स्वरूप वह भाषा जिसका प्रयोग बच्चा सर्वथा अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार और समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वही बच्चे की मातृभाषा है। प्रत्येक समाज और कहीं कहीं पर परिवारों की भाषा में विभिन्नता पाई जाती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार, समाज और स्थान की अपनी अपनी मातृभाषा हो सकती है, किंतु इस विभिन्नता में भी एकता है। हिंदी भाषा इसका एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण। हिंदी एक विशाल खंड की भाषा मानी जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियाँ हैं, जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों के लोग आम बोलचाल के लिए करते हैं, किंतु विद्यालय स्तर पर तथा निश्चित भाषा व्यवहार के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अतः बोलियों की विभिन्नता के बावजूद इन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी मानी जाती है। मातृभाषा का अर्थ है क्षेत्रीय विशेष समाज स्वीकृति परिनिष्ठित भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। जिससे परिवार में शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग नहीं होता, वह बालक अपने अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वह इस समाज स्वीकृति मानक भाषा से विभिन्न हो सकती है। उसे हम मातृभाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। बेलार के अनुसार माता पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा घर की बोली माता की भाषा है। मदर्स टंग एक समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा मातृभाषा मदर टंग है।
मुतालिया आयोग के शब्दों में भाषा में सर्वाधिक महत्व मातृभाषा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा की संपूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त एवं व्यापक माध्यम है। चूँकि हिंदी एक विशाल क्षेत्र की मातृभाषा जिसकी अनेक बोलियाँ प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ब्रज अवधि, बिहार में मैथिली, राजस्थान में मारवाड़ी, हाड़ौती, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, हरियाणा में बोकारो आदि बोलियों के क्षेत्र में जन्म लेने वाले बालक अपने माता पिता से इन्हीं बोलियों को सीखते हैं, परंतु विद्यालय आने पर मातृभाषा के रूप में खड़ी बोली पर निश्चित एवं मानक हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मातृभाषा की दृष्टि से इसी परिनिश्चित मातृभाषा का ही महत्व है, क्योंकि वह हमारे साहित्य, विज्ञान की भाषा, पत्र पत्रिकाओं की भाषा एवं समस्त सामाजिक क्रियाकलापों के संचार की भाषा है। भाषा मानव की अपनी वांछाओं, प्रवृत्तियों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति। इसके भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। यह भाषा किसी व्यक्ति की मातृभाषा या उसके द्वारा सीखी गई कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, परंतु अपने अंतर्द्वंद, उद्वेगों तथा मनोभावों की अभिव्यंजना जितनी सरलता, स्पष्टता, सुंदरता से अपनी मातृभाषा में की जा सकती है, उतना अन्य भाषा में नहीं। बाल विकास, मनोविज्ञान का प्रधान साधन मातृभाषा की शिक्षा है, क्योंकि बालक के सोचने, समझने और अनुभव करने का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होती है। मातृभाषा इस सब विषयों का विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार होती है, अतः मातृभाषा का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। उसी पर अन्य विषयों की पूर्णता, योग्यता और सफलता निर्भर है तथा उस पर शिक्षा की सफलता आधारित है। वह केवल एक शैक्षिक विषय ही नहीं वरन जीवन का अनिवार्य आधार है। मुतालिया आयोग के शब्दों में भाषाओं में सर्वाधिक महत्व मातृभाषा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त एवं व्यापक माध्यम है। थैंक यू।